हेलो फ्रेंड, यूसेस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एक रिदम के साथ और एक निरंतर स्टडी करते होंगे। चलिए, आज हम लोग इस सेशन में क्लास 7 का अध्याय 5 बिन पानी सब सुन, यानी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और इस वाले वीडियो में यानी इस सेशन में चैप्टर 5 के थ्योरम पर पहले चर्चा होगी। उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर का नाम है क्या बाबू? बिन पानी सब सुन, यानी जो हमारा पानी की महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में जो पानी का महत्व है, जो इसका उपयोग है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाए और इसको संरक्षित कैसे किया जाए ताकि ये हमारे जीवन में क्या संतुलन बना रहे। नहीं तो अगर हम पानी को निरंतर उपयोग करते रहें और इसका खपत निरंतर करते रहें, अगर हम इस पानी को अगर नहीं बचाएं तो क्या होगा? एक दिन हमारे जीवन में ऐसा संकट आएगा कि हमें पानी की पीने यानी जो पानी पीने योग्य है वो हमें नहीं प्राप्त होगा, जिसके कारण हमारे जो पृथ्वी पर यानी धरातल पर जो जीव जंतु हैं और जीव जंतु के साथ साथ पूरे धरातल की जल की बात करें तो ये पूरे धरातल पर इतना एक संकट यानी विनाशकारी रूप लेकर आएगी। यानी जल के बिना क्या होता है, पूरा जीवन अर्थव्यस्त हो सकता है। तो जैसे हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना कि जल। तो आज हम लोग इस सेशन में बाबू क्या बात करने वाले हैं? बिन पानी सब सुन, यानी अगर पानी यानी इस पृथ्वी पर अगर पानी का हटा दिया जाए, पानी के महत्व को हटा दिया जाए तो यहाँ पर क्या है जी? सब सुना सुना आपको दिखाई देगा। यानी यहाँ पर कोई ना जीव जंतु पनपेंगी, ना ही पेड़ पौधा उगेगा। यानी ये सारे संरचना में किनकी भूमिका होती है? पानी की होती है। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि हमारा जलमंडल यानी जलमंडल किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जलमंडल देखिएगा बाबू, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागर से ढका है। यानी अगर हम लोग जल की बात करें, जो हमारा मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा पृथ्वी हो गया। इसे हम लोग जानते हैं ये उत्तरी ध्रुव है। क्या है बाबू? ये उत्तरी ध्रुव है। और इसे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध की बात करें, ये उत्तरी गोलार्ध किधर है? उत्तरी ध्रुव के पास है। तो यहाँ पर कितना जल की मात्रा है? 60.7%। कितना है बाबू? 7.7%। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 80.9% क्या है? हमारा जल है, जो कि ये महासागर से ढका हुआ है। तो हमने जाना कि जलमंडल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% क्या है जी? ये जल यानी पृथ्वी जो है जल से ढका हुआ है। जिसमें उत्तरी ध्रुव की बात करें तो यहाँ पर 60.7% और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो 80.9% ये महासागर से ढका हुआ है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि आखिर स्थल मंडल किसे कहते हैं। यानी जो हमारा पृथ्वी है इसकी संरचना जल और स्थल दोनों के मिलने से बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत पर जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाता है। यानी जो हमारे ये पृथ्वी के भाग है वहां पर क्या है जी? महाद्वीप महासागर जो स्थित है उसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी के कुल भाग का 29% स्थल है। यानी जो हमारा पृथ्वी है इसका कुल परसेंट की बात किया जाए तो 29% ही स्थल है। यानी उस 29% ही क्या है जी? स्थल है, जहां पर द्वीप महाद्वीप स्थल मार्ग वहां पर स्थित है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो दिया हुआ है कि पृथ्वी पर जल का वितरण यानी प्रतिशत में कितना होता है। यानी अगर पृथ्वी की बात करें कि जल की प्रतिष्ठा कितना परसेंट है, कि महासागर में जल की मात्रा कितनी है और बर्फ क्षेत्र में जल की मात्रा कितनी है, इसको हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो दिया हुआ है कि पृथ्वी पर जल का वितरण प्रतिशत में, तो महासागर में 97.3%, यानी 97.3% क्या है
जल की उपलब्धता कहां पर प्राप्त होती है? तो महासागर से। उसके बाद से बात करें कि बर्फ छत्रक यानी जहां पर बर्फ होता है उसके छत्रक से यानी 6 से कितना % जल प्राप्त होता है हमें? तो 2.0%। उसके बाद से बात करें भूमिगत जल से यानी भूमि से। भूमिगत जल का मतलब क्या होगा? भूमि से। तो भूमिगत जल का मतलब यहां से देख रहे हैं कि कितना प्राप्त हो रहा है? तो 0.68%। उसके बाद से झीलों का अवलवन से यानी झीलों के जो अवलवन होता है उससे कितना % जल प्राप्त होता है? तो 0.009%। उसके बाद से देख रहे हैं कि स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, तो यहाँ पर भी 0.009%। उसके बाद से वायुमंडल से बात करें कि वायुमंडल से हमें जल की मात्रा कितना मिलता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं 0.0019%। उसके बाद से नदी की बात करें तो नदी से हमें कितना जल मिलता है? तो 0.001%। इस तरह पूरे कुल जल का बात करें तो हमें कितना % जल मिलता है? 100% जल मिलता है, जो विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न महासागर से, नदी से, झील से हमें जल की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा जल है इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के जल पाए जाते हैं। एक होता है हमारा खारा जल और एक होता है बाबू मीठा जल। जो मीठे जल होता है उसको हम लोग पीते हैं यानी पीने के उपयोग में काम करते हैं, और खारा जल जो होता है वो नमकीन होता है, उसमें लवण की मात्रा होती है, उसे हम लोग पीने के योग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उससे उसका पीने से क्या होता है? पीलिया रोग या नाना प्रकार के रोग को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम लोग जान लेंगे जल में जो खारा जल है और मीठा जल है उसकी विशेषता। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जल के प्रकार, तो जल के निम्न 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन हो गया? खारा जल, और दूसरा हो गया मीठा जल। तो हम यहाँ पर पहले मीठे जल की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो मीठे जल यानी पृथ्वी पर कुल जल का 0.3% ही मीठे जल है, जिसे हम पीने के रूप में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं बाबू? यानी जो हमारा पृथ्वी है यहाँ पर कुल जल का यानी जो 71% जल की बात करें तो उसमें से कुल जल का कितना % मात्र पीने योग्य है? तो 0.3%। 0.3% क्या है बाबू? यहाँ पर पीने योग्य जल है। उसके बाद से बात करेंगे कि वर्षा का पानी, भूजल का पानी, ये मीठे जल का उदाहरण है। यानी आपने देखा होगा कि जो वर्षा का पानी होता है वो वास्तव में मीठा जल होता है, यानी वो शुद्ध जल होता है। लेकिन अगर उसी को हम लोग ना रोकें तो ये धीरे धीरे क्या होता है? हमारे नलियों से, उसके बाद से खेतों से, उसके बाद से नदी से होते हुए महासागर में जाकर मिल जाता है, जिससे वो भी पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट में चर्चा करने वाले हैं कि पानी आखिर खारा कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से देख रहे हैं कि खारा जल, तो खारा जल में क्या होता है? पहले हम लोग मीठा जल की बात कर लिए कि मीठा जल यानी कुल जल का, जरा सोचिए, मतलब कुल जल कितना है जी? हमारा पृथ्वी पर 71% कुल जल है, उसमें से मात्र हमें यानी इतना जल हमें सिर्फ देखने के लिए है, पीने के लिए कितना है? मात्र 0.3%। यानी 0.3% को हम लोग क्या करते हैं? पीने के योग में यानी पीने के उपयोग में काम करते हैं, और बाकी सब क्या होता है? खारा जल होता है, लवण युक्त जल होता है, उसको हम लोग पीने के योग में नहीं करते हैं। उसके बाद से बात करेंगे खारा जल। तो बरसात का जल हमारे छतों से गिरकर, यानी जो बरसात का जल होता है वो हमारे छतों से गिरकर नालों, खेतों, नदियों से होता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है। क्या होता है बाबू? जो बरसात का पानी होता है, जो बरसात का जल होता है, वह हमारे खेत यानी पहले तो नाली में गिरता है, यानी पहले छत पर, उसके बाद से नाली में, और नाली से होते हुए खेत में, खेत से होकर नदी में, नदी से होकर समुद्र में, समुद्र से होकर महासागर में। तो इस तरह क्या होता है? वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है और अंत में समुद्र में और महासागर में जाकर क्या होता है? खारा जल के रूप ले लेता है। उसके बाद से बात करेंगे कि ये जाकर खेतों में, नदियों में, समुद्र में जाकर मिल जाता है और खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता। यानी जब ये खारा हो जाएगा तो हम उसे पी नहीं सकते, उससे हमारा प्यास बुझ नहीं सकती। उसके बाद से बात करेंगे कि हमें दिया हुआ है कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है, यानी जो समुद्र का ही जल है वो आखिर खारा क्यों होता है। ये तो आपके मन में डाउट होता होगा कि आखिर मान लीजिए कि जो हम लोग नलकूप से निकालते हैं वो आखिर क्यों नहीं खारा होता, ये बरसात का पानी है वह क्यों खारा नहीं होता, आखिर समुद्र का पानी क्यों खारा होता है, उसका क्या कारण है, उसका क्या रीजन है कि वो खारा होता है, उसे हम लोग पीने के योग में नहीं करते हैं। तो इस पर थोड़ा हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि दिया हुआ है कि जल का खारा क्यों होता है, यानी समुद्र का जल खारा क्यों होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दिया हुआ है कि बरसात का पानी जब तालाबों, खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है तो अपना साथ, यानी जो अपने साथ
मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज और लवणों का बहा कर ले जाता है। यानी जब वो बरसात का पानी होता है तो वो बहता है, तो सिर्फ पानी नहीं बहता है, ध्यान से देखिएगा, जब वो बरसात का पानी जब छत पर गिरता है, छत से जो नालियों में गिरता है, तो वो अपने साथ क्या होता है, सिर्फ पानी नहीं बहता है, वहां पर क्या ले जाता है, मिट्टी ले जाता है, बालू ले जाता है, पत्थर ले जाता है, खनिज ले जाता है, लवण ले जाता है, वो बहाकर क्या लेता है, क्या लेकर जाता है बाबू, नदी में लेकर जाता है, और नदी से तालाब में, और तालाब से क्या होता है, महासागर में, समुद्र में मिलकर वह क्या करता है, खारा बना देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह क्या करता है, समुद्र में जाकर मिलता है और लगातार वाष्पीकरण के कारण जल तो वाष्प बनकर उड़ जाता है। यानी जब ये मिल जाता है, यानी ये जो बालू हो गया, मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, ये खनिज लवण हो गया, ये मिलकर बहा कर ले जाता है और समुद्र में छोड़ देता है। समुद्र में छोड़ने के बाद से क्या होता है बाबू कि इसका, यानी जब सूर्य के ताप पड़ेगा, तो सूर्य के ताप पड़ेगा तो इसका वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, यानी क्या होता है, जल उड़ जाता है। और लेकिन क्या होता है कि जो लवण होते हैं वह जल से वो भारी होते हैं, जल से भारी होने के कारण वही जम जाता है, इससे जल में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। यानी जैसे मान लीजिए कि जल, जब यहाँ पर हमने एक गिलास पानी रखा और इसमें कुछ लवण युक्त हमने कुछ मिला दिया है, और ये जब ये सूर्य के ताप पड़ेगा तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि ये गिलास हमने जल रखा, इसमें कुछ लवण हमने मिला कर रखा है, तो ये जब सूर्य के ताप पड़ेगा तो ये कुछ वाष्पीकरण की क्रिया होगी। वाष्पीकरण की क्रिया जब होगी तो ये क्या होगा, इसका जल जो होगा वो कमी होगा, यानी जल में कमी होगा, लेकिन उसका लवण नहीं उड़ रहा है। लवण उड़ेगा जी, नहीं उड़ेगा ना, यानी उसके पेंदी में बैठा हुआ है, और जैसे जैसे जल आता जाएगा इसमें समुद्र में, तो ये क्या होगा, लवणता इसकी बढ़ती जाएगी, लवणता बढ़ती जाएगी इसके, और अंत में क्या होगा, इसका जल खारा हो सकता है, यानी इसका जल क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा, जो नमकीन हो जाएगा, जो हमारे पीने योग्य नहीं रहता है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि दिया हुआ है जल चक्र, यानी इसमें हम लोग समझेंगे कि हमारा जो धरातल है इसका जो जल चक्र की प्रक्रिया है वह कैसे होती है, यह जल पुनः हमें कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो जल चक्र की घटना है बहुत ही रोचक होने वाली है, इसमें इसको थोड़ा समझिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे इस पर। तो इसमें दिया हुआ है कि जल चक्र हम लोग किसे कहते हैं कि नदियों, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य का ताप से वाष्प में बदल जाता है। यानी जो नदी होता है, तालाब होता है और बरसात की जो पानी होती है, जो जमा होती है पानी, वो क्या होती है बाबू, ये क्या होती है, वो वाष्पन की क्रिया पाकर वो आकाश में चले जाते हैं। उसके बाद से देखेंगे कि आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर यानी बादल बन जाता है। क्या होता है बाबू, ठंडा होकर आसमान में क्या होता है, बादल बन जाता है, और बादल बन जाने के कारण फिर जहां तहां बरसात होती है। यानी जब बादल बन जाएगा तो यही जो बादल बने हुए हैं वो क्या करते हैं, जहां तहां यानी छिटफुट जगह बरसात कराते हैं। उसके बाद से देखिएगा कि यह जल चक्र निरंतर चलता रहता है। यानी जैसे मान लीजिए कि हमने इस फिगर के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा बाबू इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिएगा ये आराम से, एकदम बिल्कुल आराम से देखिएगा। इसमें देखिए क्या है, ये हमारा जल चक्र की फिगर है, यहाँ पर ये हमारा धरातल है, पेड़ पौधा लगे हुआ है, और इधर जो जलधारा है, ये जलधारा क्या है, यानी कुछ नदी से आ रहे हैं और ये सागर में मिले हुए हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा स्थल भाग है, और ये वर्षण यानी जो वाष्पन की क्रिया हो रही है, तो ऊपर जा रहे हैं बादल बन गए, और जो है यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है, जो सागर है, तो सागर का पानी यानी सूर्य के जब ताप पड़ेगा पानी पर तो वाष्पन की क्रिया होगी, और वाष्पन बन गए यानी वाष्प बनकर भाप, जिसे हम लोग कहते हैं भोजपुरी में भाप बोलते हैं, तो वो भाप बनकर क्या होगा, बादल बन जाएगा, यानी वो जाकर आसमान में बादल बन जाएगा, और बादल जो होगा वो ठंडा होकर वो बरसात के रूप में फिर पुनः हमारे धरती पर आता है। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी यहाँ पर क्या हुआ कि ये पहले जो जल था, जो हम लोग नलकूप से या पंपिंग सेट से निकाले जल, या जो हमारे तालाब में या नदी में जो जल मौजूद था उसमें क्या लगा हुआ था, वो सूर्य के ताप पड़ा, सूर्य के ताप पड़ने के बाद उसमें वाष्पन की क्रिया हुई, वह वाष्प बनकर आसमान में गया, आसमान में जाकर वह बादल बना, बादल जो ठंडा होकर फिर वह वर्षा के रूप में आकर हमारे पृथ्वी को सिंचित कर दिया, यानी सिंचाई कर दिया। फिर ये पानी क्या हुआ, फिर ये पानी नली खेत नदी के माध्यम से जाकर सागर में जमा हो गए, या तालाब में जमा हो गए, या नदी में जमा हो गए। फिर ये नदी का पानी या तालाब का पानी या सागर का पानी फिर वाष्पन की क्रिया होगी, यानी सूर्य का ताप पड़ेगा, और फिर क्या होगा, वो जाकर वो आसमान में
बादल बनेगा और बादल बनने के बाद से फिर वो ठंडा होकर बरसात के रूप में हमारे धरती पर आती है। तो इस तरह क्या होता है, ये जो जल चक्र चलता है इससे हमारा क्या होता है, जल की संतुलन बनी रहती है। यानी ये अगर निरंतर चलता रहता है तो ये संतुलन बनी रहती है। अगर यही कहीं कहीं नहीं चलता है यानी वहां पर बरसात नहीं होती है तो वहां पर देखिएगा सुखाड़ यानी बिल्कुल आकार जैसा स्थिति पैदा होती है। जैसे कि अपना राजस्थान देखिए, तो राजस्थान में क्या होता है कि ऐसे वहां पर मौसम नहीं देखने को मिलता है। वहां पर जो देखिएगा तो जल की बहुत किल्लत होती है, यानी वहां पर जल नहीं मिलता है। उस जल को यानी बहुत कोस दूर जाकर जल को, पीने वाले जल को लाते हैं और उसे जुगाकर यानी उसे बचा कर अपने उपयोग के अनुसार उसे खपत करते हैं। तो ऐसे अगर ये जो जल चक्र है इसका निरंतर नहीं रहे तो हमारे जीवन में क्या हो सकती है, हमारे दैनिक जीवन में जल की किल्लत बहुत ही अधिक विनाशकारी रूप ले लेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रोड के किनारे, सड़क किनारे पंप लगा रहता है, यानी पेट्रोल पंप लगा रहता है। वहां पर क्या होता है दोस्त, वहां पर होता है कि यानी आपके आवश्यकता अनुसार डीजल या पेट्रोल दिया जाता है। वैसे ही अगर यहाँ पर यानी डीजल पेट्रोल आपकी आवश्यकता अनुसार क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे देश है यहाँ पर क्या है, पेट्रोल और डीजल की किल्लत है, यानी यहाँ पर समस्या है जिसके कारण वो आपको आवश्यकता अनुसार दिया जा रहा है। अगर वैसे ही अगर जल चक्र यह निरंतर नहीं चलता रहे, ये जल चक्र की प्रक्रिया अगर निरंतर नहीं चलता रहे तो एक दिन ऐसा समस्या आएगा कि जल जो हमें पीने योग्य है वो काफी कम हो जाएगा और इसी तरह पेट्रोल पंप के भांति ये जल को हमें उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राशन कार्ड भी बनवाया जाएगा और बदले में आपसे पैसा भी उछला जाएगा। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि हमारा देख रहे हैं कि भूमिगत जल स्तर, यानी भूमिगत जल स्तर ये कैसे बना रहता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा ये हमारा क्या है कि देख रहे हैं कि बरसात का कुछ पानी जल धरती में रिस कर अंदर जाता है, यानी जो बरसात का पानी होता है वो क्या होता है, धरती के अंदर रिस कर जाता है, जहां वह मिट्टी की परतों, चट्टानों की छेदों में फैल जाता है और धरती के नीचे फैलकर ये जल क्षेत्र बना लेता है। यानी जो धरती के नीचे का क्षेत्र है वहां पर वो फैलकर क्या होता है, जल क्षेत्र का निर्माण करता है। उसके बाद से देख रहे हैं कि ये उसी जल क्षेत्र को, ऊपरी वाली सीमा को जल स्तर कहते हैं। यानी मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया जी बाबू, ये हमारा पृथ्वी हो गया और पृथ्वी के हो गया। अब यहाँ से कुछ नदी के माध्यम से यहाँ पर जल है, ये क्या हो रहा है कि नीचे जा रहा है, रिस कर नीचे जा रहा है। ये हमारा क्या है जी, तालाब है, इसमें भी क्या हो रहा है कि नीचे जा रहा है, ये रिस कर जा रहा है और जहां तक ये जो जिस सतह पर जाकर क्या होता है वहां पर वो अपना क्षेत्र बना लेता है, जिसको हम लोग पंप के माध्यम से या नलकूप के माध्यम से उसे उपयोग करते हैं अपने पीने के युग में। अगर यही सिर्फ हम लोग उपयोग करें, ये जल चक्र नहीं चले तो क्या होगा कि हमें जो पीने योग्य जल है इसकी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसको यानी ये हमारा जल चक्र चलता रहे और जो हमारे पीने योग्य पानी है इसको ये खारा होने से बचे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो हमारा बरसात का पानी है उसे रोककर, यानी जैसे सरकार द्वारा मुहिम कराया गया है सोख्ता, यानी सोख्ता का निर्माण कर उस जल को यानी बरसात के पानी को वहां पर रोका जा सकता है। यानी उस सोख्ता के माध्यम से, उस गड्ढे के माध्यम से बरसात के पानी को रोककर और उसमें क्या किया जाता है, रोककर जमा किया जाता है ताकि ये नदी या समुद्र में इसका मिलाव ना हो, जिससे ये पानी खरापन न लाए। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि दिया हुआ है कि हमारा समुद्र के जल में औसतन 1000 इकाई पर, यानी 1000 इकाई पर लगभग 35 इकाई नमक घुली हुई है, इसलिए समुद्र का पानी नमकीन हो जाता है। यानी जो हमारा समुद्र की पानी की बात करें कि आखिर समुद्र का पानी नमकीन क्यों हो जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्त, यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या कि यानी 1000 इकाई पर कितना बाबू, यानी 1000 जहां इकाई पानी होगा वहां पर क्या दिया हुआ है, लगभग 35 इकाई नमक घुली हुई है, इसलिए समुद्र का पानी नमकीन हो जाता है। यानी समुद्र का पानी क्या होता है, नमकीन होता है, नमक जैसा लगता है। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो हमारे मीठे पानी की बात करें तो मीठे पानी, आप सोचते होंगे कि मीठे पानी ये पूरे पानी का यानी 71% पानी का ये मात्र 3% यानी 0.3% मीठे पानी क्यों है। तो ऐसे तो देखने को हमें सब पानी ही पानी नजर आता है। जैसे मान लीजिए कि नली का पानी हो तो आप उसे पी सकते हैं, या नदी का पानी हो तो आप उसे पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। तो हमें सिर्फ पीने योग्य कौन सा पानी है बाबू, तो सिर्फ मीठे योग्य पानी है।
अगर नदी या नाली का गंदा पानी हो उसको हम लोग साफ कर या रिफाइन कर हम लोग पीने योग्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि नमकीन पानी, तो हम लोग देखिएगा समुद्र का पानी उसको चखिएगा, उसमें क्या होता है, लवणता होती है, उसमें नमकीन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो खनिज लवण है वो घुले रहते हैं जल के साथ, इसी कारण वो पानी नमकीन होता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा दिया जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन होता है कि बतलाइए कि जो एक नाव है वो समुद्र नदी में चल रही है, नदी में चल रही है और नदी से जब वो समुद्र में जाएगी तो इसका जल स्तर बढ़ेगा कि घटेगा, यानी जो उसका क्षेत्र उसका जो बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये नदी है, नदी में से नाव जा रही है समुद्र में, तो ये जो उसकी ऊपर यानी उसका स्तर ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि इसका स्तर ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि जो समुद्र होता है उसमें अधिक घनत्व होता है। क्या होता है बाबू? अधिक घनत्व के कारण वह क्या होता है, उसका घनत्व अधिक होगा तो वह नाव क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। इसी कारण यानी अधिक घनत्व के कारण समुद्र में तैरना आसान होता है, जबकि नदी या तालाब में तैरना कठिन होता है। क्योंकि नदी और तालाब में उतना घनत्व मात्रा नहीं होती, लेकिन समुद्र में क्या होता है, अधिक घनत्व पाया जाता है, यानी उसमें अधिक लवण पाया जाता है, क्षार पाया जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व अधिक होता है, जल का घनत्व अधिक होता है, वह नाव ऊपर उठ जाएगी। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे झील के बारे में। तो देखिएगा झील का निर्माण कैसे होता है कि जब हम देखते हैं कि कुछ पर्वत हो या पहाड़ हो, वो क्या होते हैं, जिंदा होते हैं, यानी उनसे क्या होता है कि पानी निकलता है, अपने आप क्या होता है कि नीचे से पानी निकलता है और वो एक झरना के रूप में क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं। और नीचे गिरने के बाद से जो सपाट होता है, जो शांत जलधारा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, झील कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे भारत में भी कुछ विभिन्न प्रकार के झील है, उसके नाम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे भारत की कुछ झील है, जैसे नैनी झील, ये कहाँ है जी बाबू, यानी उत्तराखंड में है। उसके बाद से बुलर झील की बात करें, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद से देख रहे हैं पिछौला झील, लुनार झील, कोलोरी झील, फतेह सागर झील, सांभर झील, डल झील। तो डल झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। और कुछ झील, विभिन्न झील दिए हुए हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइएगा कि ये झील कहां पर स्थित है। जो हम देख रहे हैं कि बिहार की भी कुछ झीलें हैं, जो बिहार राज्य है इसमें भी कुछ झीलें हैं जिसका नाम है कांवर झील। ये कहाँ है बाबू, ये बेगूसराय में है। अगर झील की बात करें जो बिहार राज्य में है कांवर झील, ये कहाँ है, तो बेगूसराय में है। बेगूसराय एक जिला है जहां पर ये कांवर झील का वहां पर निर्माण हुआ है। उसके बाद से देख रहे हैं कि बलेला झील, तो ये बलेला झील कहाँ है, तो लखीसराय में है, लखीसराय में है। यानी हम लोग झील के बारे में जाने कि झील क्या होता है, यानी जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उससे कुछ जलधाराएं निकलती है। जलधाराएं जो निकलकर उस धरातल पर जो सीधा सपाट शांत जो जलधारा बहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, झील कहते हैं। क्लियर? उसके बाद से अब हम लोग बात करेंगे महासागर की कि आखिर महासागर होता क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि जल मंडल यानी जो जल का विस्तार क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। यानी जो जल का पूरा विस्तार क्षेत्र होता है, यानी उसका फैलाव होता है, उसी को हम लोग जल मंडल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जल मंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, यानी जल मंडल का वह बड़ा भाग जिसका कोई निश्चित सीमा न हो, उसे महासागर अर्थात ओशियन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जिसे महासागर अर्थात ओशियन, यानी इंग्लिश में उसको हम लोग ओशियन कहते हैं। उसके बाद से जानेंगे कि हमारा जो महासागर की संख्या है वह कितनी है, यानी जो हम महासागर की बात करते हैं, आखिर वो महासागर कौन कौन से हैं, वह उनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि महासागर की संख्या, तो महासागर की संख्या 4 है। कितनी है बाबू, 4 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट महासागर हमारा कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। उसके बाद से देख रहे हैं सेकंड में हमारा हो गया हिंद महासागर। उसके बाद से देख रहे हैं थर्ड में हमारा अंटार्कटिक महासागर। उसके बाद से फोर्थ में देख रहे हैं आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर सबसे अगर बड़ी महासागर की बात करी जाए कि बतलाइए कि आपकी जो महासागर हैं वह कितने हैं, तो 4। और सबसे बड़ी महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। ये बड़ा भी है और इसकी गहराई भी ज्यादा है, यानी ये बड़ा भी है और गहराई में भी ये क्या है जी, सबसे ज्यादा है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पर लहर। अब हम लोग थोड़ा लहर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर लहर यानी जल धारा को क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ है कि जब समुद्री सतह पर हवाएं चलती है, यानी जो समुद्री सतह होता है, जो समुद्री का ऊपरी वाले हिस्सा होता है, जो सतह बोलते हैं उसको,
वो वहां पर क्या होता है, हलचल तरंगे उत्पन्न होती है, यानी जो हवा होता है चलता है तो वहां से वो क्या होता है, तरंगे उत्पन्न होती है। उसके बाद से देख रहे हैं कि हवाएं जल को ढकेलती हैं। हवाएं क्या करती है बाबू, यानी हवा क्या करती है, जल को ढकेलती है, यानी धक्का देने का काम करती है। इनसे जल ऊपर नीचे होने लगता है, जिसे लहर कहते हैं। यानी मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा शांत क्या है जी, समुद्र है, समुद्र है। अब इसमें जब हवाएं चलेंगी, जब हवा चलेंगी तो क्या होगी, जल स्तर को धक्का देगी। धक्का देने के बाद से ये जब एक दूसरे से क्या होगा, ये टकराएगा और ये जल धाराएं क्या होगी, अपने में लहर के रूप में, यानी एक लहर के रूप में क्या होगा, गतिमान यानी गति करने लगी। ठीक है, तो अब हम लोग लहर के बारे में जान लिए। उसके बाद से अब हम लोग जानेंगे ज्वार भाटा, यानी हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इस बुक में ज्वार भाटा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो दिया हुआ है कि ज्वार भाटा समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देती है। यानी ज्वार भाटा की बात करें कि ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, इसको हम आपको क्लियर करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट समय लीजिए। उसके बाद से देख रहे हैं कि समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से पर डुबो देती है। यानी क्या करती है बाबू, यानी जो समुद्र की हिस्सा होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है, जो समुद्र का तटीय भाग होता है, तो वहां पर क्या होता है, समुद्र की जो लहरें होती है उसे उठकर, यानी मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा बड़ा सा एक क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर लहरें उठ रही है, क्या हो रही है बाबू, ये लहरें उठ रही है और इसके तटीय भाग को क्या कर रही है, ये डुबो दे रही है। देख रहे हैं यहाँ पर, जिसे डुबो दे रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। यानी उसके तटीय भाग, यानी जो तटीय भाग है, जो उसका तट है, यानी जो पानी का जो तट होता है, समुद्र का जो पानी का तट होता है, उसको अगर डुबो देता है तो उसे यानी क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, देखिए इसका जल स्तर देखिए कितना ऊपर उठा हुआ है ना, एकदम ऊपर उठा हुआ है। और तटीय भाग, यानी जो तटीय होता है, किनारा, जिसको हम लोग किनारा बोलते हैं, आप पोखर या नदी में देखे होंगे किनारा, उसी को हम लोग तटीय भाग बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जब ज्वार उठता है तो ये क्या करता है, नदी यानी सॉरी जो तट होता है वहां पर जो बड़े बड़े पत्थर या मकान होते हैं उसको डुबो देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ज्वार कहते हैं। और लहरें जब अपनी न्यूनतम स्तर पर आकर तट के पीछे चली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, भाटा कहते हैं। और ये भी बात ध्यान रखेंगे कि यह प्रतिदिन 2 बार आता है। कितने बार आता है बाबू, ज्वार और भाटा की बात करें तो 2 बार आता है। यानी ज्वार कब कहेंगे, जब ये समुद्र के स्तर हो, जब समुद्र की लहरें हो, जब ऊपर उठेगी, जब ऊपर उठेगी और तटीय क्षेत्र को कोई बड़े इमारत को या कोई बड़े मकान को या कुछ क्षेत्र को डुबो देती है, या उठे हुए भाग को क्या कहेंगे, ज्वार कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, यानी समुद्र के जो लहर के उठे हुए भाग होगा उसको हम लोग ज्वार कहेंगे। और जब ज्वार होता है और उसका जब न्यूनतम स्तर, यानी वो ज्वार अब क्या होगा, तट से टकरा गया और टकराने के बाद से जब नीचे आएगा और नीचे आकर अपने सतह पर मिल जाएगा तो उसे हम लोग भाटा कहेंगे। क्लियर, ज्वार कब कहेंगे, जब लहर ऊपर उठेगी, उसका जो सर्वाधिक ऊंचाई होगा उसको ज्वार कहेंगे। और जब उसका लहर निम्नतम सतह पर, यानी उसके समुद्र के सतह पर जो होगा उसको हम लोग भाटा कहेंगे। क्लियर। अब जानेंगे कि ऐसा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यानी बाबू अब जरा दिमाग लगाइए कि ये ज्वार भाटा उत्पन्न कैसे होता है, आखिर ये ज्वार भाटा आता कैसे है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देख रहे हैं कि ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, यानी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण जो है ग्रेविटेटिव फोर्स है, ये क्या है जी, सब जितने भी ये 8 ग्रह हैं ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टिव है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है जी, ये अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं अंतरिक्ष में। तो यही यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या करते हैं, ये समुद्र के जल को अपनी ओर खींचते हैं। और जब ये खींचेंगे तो क्या होता है, ज्वार आता है। और जब छोड़ देंगे यानी दूर चले जाएंगे, जब दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाटा हो जाएगा, यानी उसका जल स्तर नीचे गिरने लगेगा तो भाटा होगा। अब ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ज्वार कब आता है और भाटा कब आता है। तो ज्वार के आने के बाद, यानी जब ज्वार आ जाता है उसके 12 घंटा बाद भाटा आता है। यानी ज्वार जब चला जाता है उसके 12 घंटा बाद क्या होता है, भाटा आता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ज्वार और भाटा के बीच का समय का अंतर कितना का होता है, तो 12 घंटा। क्या बोलिएगा बाबू, 12 घंटा, यानी 12-12 घंटा के अंतराल पर ये ज्वार आते हैं और भाटा आते हैं। ठीक है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जानकारी के लिए एक बात और बतला देना चाहता हूं कि जो हमारे
ज्वार है वो ज्वार ये चंद्रमा के तुलना सूर्य की तुलना में चंद्रमा क्या होता है अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अधिक बार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण अधिक बार उठता है। यानी सूर्य और चंद्रमा के कारण तो ज्वार भाटा तो आता ही है, लेकिन सूर्य की तुलना में क्या होता है बाबू, सूर्य की तुलना में ये चंद्रमा क्या होता है उसके दुगने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अधिक क्या होता है ज्वार भाटा लाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वह चंद्रमा से बहुत दूर है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के नजदीक है, जिसके कारण ये क्या करते हैं खींचने का काम, यानी समुद्र का पानी खींचने का काम करते हैं और इसी के कारण ज्वार भाटा आता है। तो इस तरह हम लोग अध्याय 5 के सारे थ्योरम यानी बिन पानी सब सुन के सारे थ्योरम पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप हमारे वीडियो पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर क्लास 6 यानी इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।